नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम जो अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम का कोर्स पढ़ेंगे उसको लेकर एक बातचीत है। असल में किसी भी कोर्स को प्रारंभ करने से पहले या किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले उसके अध्ययन की एक रूपरेखा है। यह इसलिए है कि आने वाले समय में आप जो पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक ढांचा रहे कि हमें पहले ये करना है, उसके बाद में ये करना है, और एक निश्चित रूट हम पहले बना रहे हैं। आपको यह पता नहीं होगा हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये इतना पता होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ेंगे। पढ़ने के पीछे एक तर्क है। किसी भी पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रणाली होनी चाहिए। तो इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम आने वाले 6 महीने में जो पढ़ेंगे उसकी रूपरेखा क्या होगी। चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो स्कूल व्याख्याता हो, चाहे वो कॉलेज व्याख्याता हो, चाहे वो नेट का पाठ्यक्रम हो, चाहे वो केवीएस नवोदय विद्यालय किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम हो, उसको पढ़ने की, हिंदी साहित्य को पढ़ने की जो प्रणाली है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इसको इसलिए देखना आवश्यक है कि आप यह देखें कि आने वाले समय में हम कैसे कैसे किस किस प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अगर हम हिंदी साहित्य, क्योंकि हमारे अध्ययन का विषय हिंदी साहित्य और भाषा रहेगा, अगर हम हिंदी भाषा और साहित्य की बात करें तो हिंदी 2 शब्दों का अपने यहाँ प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा एवं साहित्य। इन 2 शब्दों में लगभग हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम और सभी परीक्षाओं का समाहित हो जाता है। तो हिंदी भाषा की बात करें, असल में भाषा किसको कहते हैं, उसका उद्भव कैसे हुआ, बोलियां आदि, वो बाद की बात है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस पोर्शन में अपने पढ़ेंगे क्या क्या। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, कौन सी वो भाषाएं थी जिससे उसकी उत्पत्ति या उद्भव हुआ, फिर हिंदी भाषा का विकास, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल में हिंदी भाषा कैसे कैसे विकसित हुई, हिंदी भाषा का परिवार, कौन कौन सी भाषाएं हिंदी भाषा परिवार में आती है, कौन सी बोलियां आती है, बोलियां ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसके अलावा संवैधानिक जो प्रावधान है हिंदी भाषा से संबंधित, जिसको हम कहते हैं राजभाषा, साथ ही हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा। और किसी भी भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक के साथ में भाषा का जो लिखित रूप है उसके लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लिपि भी यहीं पढ़ेंगे। आप चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, आप चाहे स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, ये लगभग पोर्शन आपके पाठ्यक्रम में मिलता है। तो इस पूरे के पूरे पोर्शन में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि असल में साहित्य का उद्भव कब हुआ, साहित्य का विकास कब से हुआ। एक बहुत सामान्य बात कही जाती है कि हिंदी साहित्य वो 1000 ईस्वी के आसपास लिखा जाना प्रारंभ हुआ, लेकिन हिंदी साहित्य के उद्भव से पहले का सवाल यह उठना चाहिए कि हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ। इसलिए हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, हिंदी भाषा से। मैं मेरी प्रत्येक क्लास का प्रारंभ वो हिंदी भाषा से करता हूँ, क्योंकि भाषा के विकास के साथ ही साहित्य का विकास होता है, उससे पहले नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में बात करें साहित्य की। साहित्य मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। हालांकि साहित्य को हम 3 भागों में भी बांटते हैं, गद्य, पद्य और चंपू, लेकिन मुख्यतः साहित्य 2 प्रकार का होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पद्य और गद्य। पद्य साहित्य कविता को कहते हैं, और गद्य साहित्य जो अनेक विधाएं पैराग्राफ के रूप में लिखी जाती है, नाटक, कहानी आदि। तो आप अगर सेकंड ग्रेड का, स्कूल व्याख्याता का या कॉलेज व्याख्याता का पाठ्यक्रम देखेंगे तो आपके यहाँ कुछ पद्य रचनाएं समाहित हैं, कुछ गद्य रचनाएं समाहित हैं, जिसमें कुछ नाटक हैं, उपन्यास भी हैं। कॉलेज लेक्चर में लंबी चौड़ी 15-20 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगती हैं। उन रचनाओं को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, ठहर के पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पद्य का उद्भव कब से हुआ और गद्य का उद्भव कब से हुआ। असल में हम पद्य का इतिहास पढ़ते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये हम पद्य के इतिहास में पढ़ते हैं। असल में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक का जो विभाजन है वो कविता का विभाजन है, गद्य का उससे कोई लेना देना नहीं है। गद्य में तो हम विधावार पढ़ते हैं, विधाओं के रूप में। नाटक का विकास
उपन्यास का विकास, कहानी का उद्भव और विकास, इसको हम गद्य को विधाओं के रूप में पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दोनों को मिला के हम हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। पद्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित होता है, गद्य को हम विधाओं के अनुसार पढ़ते हैं, नाटक और कहानी का जो विकास आदि इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारा जो दूसरा पोर्शन होगा, जो भाषा के बाद हम पढ़ेंगे, वो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि हिंदी अनेक जो दूसरे जो पोर्शन है उसको हम अलग अलग प्रकार से लेते हैं। पद्य का मतलब कविता है। अब असल में हम कोई कविता को पढ़ते हैं तो साथ साथ हमने ये भी पढ़ा होगा कि यह कविता है, इसमें ये वर्ण आने से ये अलंकार हो जाता है, इस प्रकार की शब्दों की आवृत्ति होने से ये अलंकार हो जाता है, इस प्रकार के वर्णों के इस विधान से यह छंद हो जाता है, और इन वर्णों के विधान से यह रीति या यह गुण हो जाता है। ये सारे के सारे नियम किसने बनाए? काव्य शास्त्र में। सारे के सारे नियम किसने बनाए? काव्य शास्त्र में। असल में पद्य का जो नियामक है, नियामक कहते हैं नियम बनाने वाले को, पद्य का जो नियामक है, पद्य के जो नियम बनाने की जो किताब है, नियम बनाने का जो शास्त्र है, वो काव्य शास्त्र कहलाता है। बहुत गहराई में जाके बात करें तो कविता का नियामक या काव्य का नियामक छंद शास्त्र भी कहलाता है। लेकिन अगर व्यापक दृष्टि से देखें तो काव्य शास्त्र कविता से संबंधित नियम बनाता है। काव्य शास्त्र का गद्य से अधिक लेना देना नहीं है। हालांकि आजकल ऐसा गद्य लिखा जाता है उसमें भी अलंकार भर दिए जाते हैं, लेकिन काव्य शास्त्र का मतलब है जिसमें रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद, गुण, रीति, दोष आदि आते हैं। ठीक है, यह काव्य शास्त्र पद्य से संबंधित है। अच्छा, काव्य शास्त्र भी 2 प्रकार का है। एक सामान्यतः हम जिसको स्नातक स्तर का काव्य शास्त्र कहते हैं। स्नातक स्तर का काव्य शास्त्र वो है जिसमें रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण आदि आते हैं। और दूसरा स्नातकोत्तर स्तर का काव्य शास्त्र है। स्नातकोत्तर स्तर का जो काव्य शास्त्र है उसमें आते हैं सिद्धांत। भरतमुनि का रस सिद्धांत, आनंद वर्धन का ध्वनि सिद्धांत, कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत है, इस प्रकार के सिद्धांत आते हैं। तो हालांकि ये 2nd ग्रेड के पाठ्यक्रम में है स्नातक स्तरीय काव्य शास्त्र, स्कूल लेक्चरर में है, कॉलेज लेक्चरर में है। लेकिन स्नातकोत्तर जो काव्य शास्त्र है वो स्कूल व्याख्याता में उसके 5 या 6 टॉपिक लगते हैं, कॉलेज व्याख्याता में ये पूरा है, और नेट के पाठ्यक्रम में भी इसको पूरा पढ़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के बाद में हम इस पे आएंगे। तो पहले स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, रस, छंद, अलंकार आदि पढ़ेंगे, उससे हमें थोड़ा सा अलंकारों के बारे में ज्ञान होगा। उसके बाद हमें थोड़ा सा हम शब्द शक्ति को पहचान पाएंगे, छंदों को पहचान पाएंगे, और इसके बाद हम आपके पाठ्यक्रम की पद्य रचनाओं को पढ़ेंगे। यह क्रम इसलिए आवश्यक है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता था, मैं जब पहले ये 11वीं और 12वीं की किताबें पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, तब विद्यार्थी शुरुआत क्या करते थे, 11वीं और 12वीं की पुस्तकों से करते थे, और बहुत सारे अध्यापक भी करते होंगे। और बच्चा पहली बार विद्यार्थी पढ़ता है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, लेकिन उसको ध्यान नहीं है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद कहाँ पड़ता है और उसका मतलब क्या है। इसीलिए हम बाई प्रोसेस चल रहे हैं। अब हम पद्य रचनाओं को पढ़ेंगे। पहले हमने भाषा पढ़ा, फिर हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, फिर हमने रस, छंद, अलंकार आदि पढ़े। अब हम आपके कबीर या बिहारी पाठ्यक्रम में जो है, बिहारी रत्नाकर के 20 दोहे आपके पाठ्यक्रम में है, अब वो पढ़ेंगे। तो आपको अगर मैं ये कहूँ कि बिहारी रीति सिद्ध कवि थे, तो आपको याद आएगी बात कि हाँ भाई, रीति सिद्ध रीति काल की एक काव्य धारा है। आपको यह भी ध्यान आएगा कि बिहारी किस प्रकार के कवि थे। आपको यह भी ध्यान रहेगा कि बिहारी ने जो लिखा वो किस प्रकार की प्रेरणा से वो उन्होंने लिखा। आपको मैं बता दूं इसमें यह अलंकार है, तो आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि पहले हम अलंकार पढ़ चुके हैं। अगर मैं छंद बता दूं, रस, कोई भी चीज बताऊंगा, ये पूरी प्रोसेस और प्रणाली का एक वैज्ञानिक सिस्टम है। वह मैं इसलिए करता हूं ताकि आप आगे जब बढ़ें तो एक क्रम से आगे बढ़ें और आपको किसी प्रकार की भ्रांति नहीं हो। ठीक है, स्नातक स्तर का काव्य शास्त्र पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं स्नातकोत्तर स्तर को। स्नातकोत्तर काव्य शास्त्र असल में मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक सबसे गहरी और सबसे समझ वाली जो कोई चीज़ है हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में, तो वो यही है। इसको रटा नहीं जा सकता, इसको अगर समझ पूरी नहीं है तो उसको रटना बहुत मुश्किल है। इसलिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एक अलग पोर्शन है। इसका न तो ज़्यादा इतिहास से लेना देना है और न ज़्यादा पद्य रचनाओं से भी अधिक कोई इसका संबंध नहीं है। असल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में जो सिद्धांत हैं वो 2 प्रकार के हैं, भारतीय और पाश्चात्य। भारतीय संस्कृत के आचार्यों ने जो सिद्धांत दिए, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वो सारे यहाँ पे है। उसके अलावा प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस आदि के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसको हम अलग से
और मुझे लगता है कि ये फिर मेन स्ट्रीम में नहीं चलेगा, ये फिर अलग से क्लास चलेगी और जिन जिनके हिस्से में आएगी वहाँ वहाँ वो दे दी जाएगी। तो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। अब बात आती है गद्य की। अभी तक हमने इसको हिलाया भी नहीं, अभी तक हमने इस पर बात नहीं की। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो मुख्यतः कविता का इतिहास पढ़ेंगे। गद्य रचनाओं में याद करने लायक या डेटा का काम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि जैसे हम आधुनिक काल तक पहुँचेंगे, आधुनिक काल तक पहुँचते पहुँचते हम समानांतर रूप से गद्य रचनाओं को साथ साथ पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि गद्य रचनाएं, गद्य विधाओं की बात कर रहा हूँ, सो रचनाओं की बात नहीं कर रहा। रचनाएं तो वो हैं जैसे गोदान है, और विधाओं का मतलब है नाटक का उद्भव और विकास। तो मैं गद्य विधाओं की बात कर रहा हूँ, रचनाओं की बात नहीं कर रहा। तो हम जब आधुनिक काल पहुँचेंगे तो साथ में गद्य विधाओं का विकास भी पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। और मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादातर मैं आपको एक PDF दूंगा, और वो तभी दूंगा जब पढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि अभी मैं उसको तैयार कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़ी सी एक चर्चा होगी और बहुत सामान्य चर्चा होगी, क्योंकि उसमें याद करने लायक या रटने लायक डेटा ज़्यादा है। अगर गोदान उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है तो इसमें मुझे लगता है कि समझाने जैसी कोई बात नहीं, इसलिए वहाँ जैसे उपन्यास विधा पर 2 क्लास हो गई और एक सामान्य चर्चा होगी, जहाँ जहाँ जरूरी हुआ वहाँ वहाँ बात होगी, विचार विमर्श हुआ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आप उसको याद करना स्टार्ट कर दें। गद्य विधाओं को जब हम पढ़ेंगे तब उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। लेकिन एक बात, गद्य जो लिखा जाता है, जिस प्रकार पद्य का नियामक काव्य शास्त्र है, इस प्रकार पद्य के नियम बनाने का कार्य काव्य शास्त्र करता है, उसी प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है। आज की क्लास थोड़ी सी इसलिए महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय मैं हमेशा इस बात का मतलब हिमायती रहा हूँ कि आप चलने से पहले ये सोच लें कि मुझे किन किन रास्तों से गुजरना है, कौन कौन से मोड़ आएंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध पंक्ति है। तो आप चलने से पहले ये तय कर लें कि कौन से मोड़ आएंगे, किस प्रकार की बातचीत होगी, कहाँ कहाँ से गुजरना है, ये सब यहाँ तय होगा। अच्छा, यहाँ से प्रश्न भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी बात फालतू नहीं है, फालतू बात मैं क्यों करूँगा। तो यहाँ से प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे गद्य का नियामक कौन है, व्याकरण है। तो ये प्रश्न आता रहता है कई बार, यानी यह शब्द संधि है, यह समास है, इसमें यह समास है, यह विशेषण है, इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण है, वाक्य में कर्ता पहले, कर्म बाद में, क्रिया बाद में, ये सब नियम किसने बनाए, व्याकरण ने बनाए। तो गद्य का नियामक कौन है, व्याकरण है। ठीक है, कोशिश ये की जाएगी कि व्याकरण पढ़ाए जाने के बाद गद्य रचनाएं जो आपके विभिन्न पाठ्यक्रम में है वो पढ़ाई जाए। हालांकि व्याकरण का गद्य रचनाओं से अधिक संबंध नहीं है, यह भी है। जैसे काव्य शास्त्र पढ़ने के बाद में बिहारी सतसई को पढ़ा जाए या साकेत को पढ़ा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन गद्य रचनाओं को पढ़ने के लिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसमें जिस प्रकार की बातें पूछी जाती है, वहाँ व्याकरण का ज्ञान आपको नहीं हो तो भी काम चल जाता है। तो जितनी गद्य रचनाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गद्य रचनाएं इस प्रकार से नहीं पढ़ाई जाएगी कि मैं गोदान उपन्यास लेके 15 दिन तक पढ़ा रहा हूँ, ऐसा संभव नहीं है। उसमें गोदान उपन्यास का सार, उसमें उठने वाले प्रश्न, जो मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं, जहाँ से बात हो सकती है, उसके ऊपर विचार विमर्श, उसके शॉर्ट नोट्स, इस प्रकार की कोशिश की जाएगी। पूरी रचना किसी भी प्रकार से गद्य रचनाएं पढ़ाई जानी संभव नहीं है, चाहे वो लहरों के राजहंस नाटक, हाँ नाटक पढ़ाया जा सकता है, लहरों के राजहंस नाटक को बड़ा नाटक नहीं है, उसको पढ़ाया जा सकता है। कहानियाँ पढ़ी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप विद्यार्थी फुर्सत में हो, पढ़ने वाले हो, तो मुझे कोई इसमें जोर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई गोदान उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा पूरा का पूरा पढ़ें तो बहुत मुश्किल काम है इस प्रकार की चीज़ें करना। तो ये एक अपना फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले हम हिंदी भाषा, उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर काव्य शास्त्र, फिर काव्य शास्त्र में स्नातक स्तरीय काव्य शास्त्र, फिर पद्य रचनाएं, है ना, और उसके समानांतर स्नातकोत्तर काव्य शास्त्र, गद्य विधाओं का इतिहास, फिर व्याकरण, और फिर व्याकरण के बाद में गद्य रचनाओं के बारे में चर्चाएं होगी। हिंदी शिक्षण विधियाँ या कुछ ऐसा अलग पोर्शन रह जाता है, उसको साथ में अंत में देख लिया जाएगा। ये इस प्रकार का पोर्शन रहेगा। जहाँ तक अपनी पढ़ने की विधि रहेगी उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ कि सामान्यतः जो बात हम पहले स्टार्ट करते हैं उसको पहले हम समझते हैं। ये मैंने 3 चरण का एक वीडियो मैंने बनाया था यूट्यूब पे कि किसी परीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहले हम बात को समझते हैं, फिर लिखते हैं, फिर उसको याद करते हैं। तो मैं आपको किसी प्रकार की PDF या नोट्स संभव हुआ तो उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जैसे हम एक लाइव क्लास में या एक ऑफलाइन क्लास में बात करते हैं उस प्रकार से बात करें,
पहले हम किसी बात के मुद्दे पर डिस्कस करें और उसके बाद में जैसे मैं विद्यार्थी को लिखाता हूँ वैसे आप रजिस्टर लेके बैठें और मैं लिखवाऊँगा। तो उसमें मुझे लगता है कि समय उतना ही लगेगा जितना लगना चाहिए। और अगर कोई विद्यार्थी वीडियो देख लेता है 2 गुना की स्पीड में या 1.5 गुना की स्पीड करके और उसके बाद में वो सारे नोट्स की प्रिंट निकाल लेता है, तो उससे काम नहीं बनता। आप मोबाइल लेके बैठें और आप क्लास को देखें और साथ में रजिस्टर लेके बैठें और मैं जब कहता हूँ लिखो तो लिखें। ये सबसे बेहतर काम रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। हालांकि मुझे पीपीटी से पढ़ाने में या अगर मैं नोट्स की प्रिंट दे दूं तो मुझे लगता है कि आधा समय लगेगा और थोड़ा सा कम समय में काम हो जाएगा, लेकिन फिर वो काम पूरी तरह से सही नहीं होगा। तो कोशिश ये करें और उसमें ज़्यादा समय खर्च नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर 100 घंटे के वीडियो बनते हैं तो 125 घंटे के बन जाएंगे, इससे ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो आप नोट्स जैसे हम लाइव क्लास में लिखते हैं उस प्रकार का एक माहौल हम क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। ये इतनी एक अध्ययन की हमारी रूपरेखा है। चाहे कोर्स कोई भी हो, चाहे आप किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम कर रहे हो, प्लान और रूपरेखा और रूट हमारा यही रहेगा। इस रूट से हम काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।